नमस्कार। बहुत से हमारे दर्शक वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि अब कुंडली कैसे पढ़ें, कैसे प्रेडिक्शन करें, वो सिखाइए। तो पिछली वीडियो से मैंने शुरुआत कर दी है और मैं ओशो उनके बारे में भी बताना चाहता था, उनका कुंडली विश्लेषण करना चाहता था। तो अब हम 2 in 1 काम करेंगे। मतलब ओशो की कुंडली के माध्यम से बहुत सारी बातें कुंडली में कैसे देखें वो मैं बताऊंगा धीमे धीमे, एक एक करके। तो आज हम लेंगे वाणी विचार। कोई व्यक्ति कैसी वाणी बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा, कम बोलेगा, ये सब कुंडली से कैसे विचार करें। और इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ओशो की कुंडली। ओशो का आप देखेंगे विकिपीडिया पे तो लगभग 250 ओरिजिनल उनकी हिंदी की किताबें हैं और 280 के लगभग एकदम ओरिजिनल इंग्लिश की हैं। ये किताबें जो है उनकी वाणी, जो उन्होंने प्रवचन दिए, जो बोला, उसी का मूर्त रूप है। कोई उन्होंने किताबें नहीं लिखी, उन्होंने बोला और उसको बाद में किताबों के रूप में छाप दिया गया। और अभी आज की डेट में 58 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में उनकी किताबें छप चुकी हैं। और इस वक्त 32 भाषाओं में 4700 टाइटल हैं। मतलब इतनी किताबें उनकी, और वे सब क्या हैं? प्रवचनों पर आधारित हैं। जो प्रवचन दिए, जो बोला गया, वही लिख लिया गया। तो इससे बढ़िया कुंडली कोई हो नहीं सकती। वाणी विचार के लिए जो ज्योतिष की किताबों में उपलब्ध है वाणी के बारे में कि किसी की वाणी कैसे देखें, उसके अलावा मैं वाणी को 9 रसों के साथ जोड़ के बताऊंगा। मैंने हिंदी और संस्कृत साहित्य भी पढ़ा है, तो उसमें 9 रस हैं और 9 रसों को विभिन्न भावों के साथ और ज्योतिष में अलग अलग ग्रहों के साथ जोड़ा जा सकता है, जुड़ता है। उनके चित्र उपलब्ध हैं रसों के। जिस तरह अलग अलग हमारे यहाँ ऋतुओं के चित्र बनाए गए हैं, इस तरह रसों के हैं। तो उसके साथ मैं जोड़ के बताने वाला हूँ अब आपको। अब आप ऐसे समझिए, वाणी के लिए काल पुरुष की कुंडली में क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या देखना होता है। तो पहला बात, वाणी क्या है? मुंह से निकलती है। तो मुंह क्या है काल पुरुष की कुंडली में? दूसरा भाव। और दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। उसका स्वामी कौन है? शुक्र। इनका विचार करना पड़ेगा। तीसरी राशि फिर कंठ है, गला, काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव। तीसरे भाव में तीसरी राशि है, तीसरी राशि का स्वामी है बुध। तो अब देखो, बुध और शुक्र, दूसरी और तीसरी राशि, दूसरा और तीसरा भाव, इनको एनालाइज करना है, इनका विश्लेषण करना है किसी भी कुंडली में जब आप वाणी का विचार करना चाहते हैं। फिर आइए, भावात भावम न्याय भी है। मतलब दूसरे से दूसरा भाव यानी तीसरा, वो तो पहले से विचार कर लिया हमने। तीसरे से तीसरा, 3 4 5, 5वां भाव यानी कि उसका भी वाणी से संबंध है। भावात भावम न्याय, ठीक है ना। तीसरे भाव में कौन सी राशि काल पुरुष की कुंडली में? तीसरी। और 5वें में 5वीं यानी सूर्य की राशि। इनका भी विचार करना है। इनका भी बहुत गहरा रोल है वाणी में। आप देखो, बुद्धादित्य योग, सूर्य और बुध का योग, वो वाणी का, कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का, डिलीवरिंग द नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, उस सब का कारक है बुद्धादित्य योग। ठीक है। तो अब आइए, ये तो हमने कर लिए भाव और ग्रह, उनके स्वामी। अब है कारक। वाणी का कारक कौन है? बुध। बुध कंठ का भी कारक है। तो कारक को पकड़ो। कारकात न्याय, कारक भी लेना होता है। कारक से यानी बुध से दूसरा और तीसरा भाव भी एनालाइज करो, ठीक है ना। तो और ज़्यादा पक्का रिजल्ट आएंगे फिर। और फिर कुछ स्पेशल योग होते हैं, बुध चंद्र वगैरह। बुध चंद्र का योग, बुध शुक्र का योग, जिस तरह मैंने बताया बुध आदित्य योग, ये वाणी के लिए हैं योग बहुत से। अब आइए ओशो की कुंडली में डिस्कस करते हैं इन सब बातों को। अब सबसे पहली जो बात आपको एकदम से स्ट्राइक करेगी, इनका लग्न देखिए। लग्न में क्या है? दूसरी राशि, और उसकी डिग्री कितनी है, उसके अंश कितने हैं? 29 अंश 55 कला, 29 डिग्री 55 मिनट, मतलब राशि का अंत है लगभग।
और अगर आप भाव कुंडली जो बनाते हैं हम, चलित कुंडली जिसको कह देते हैं, उसमें अगर इक्वल डिवीज़न करें तो आप ये समझ लीजिए दूसरी राशि यहाँ लग्न में लगभग 15 डिग्री से शुरू होएगी और यहाँ तीसरी राशि 15 डिग्री तक चलेगी। मतलब लग्न में ही दूसरी और तीसरी राशि 50% आ गई, जो कि काल पुरुष की कुंडली में वाणी के कारक भाव थे, राशियाँ थी। ओशो की कुंडली में लग्न में ही 15 अंश प्रभाव है टॉरस का और 15 अंश प्रभाव है जेमिनी यानी मिथुन राशि का। और इस तरह हर एक भाव में उनके जो राशि पड़ रही है उससे अगली राशि 50% उसका इफेक्ट है। पूरी कुंडली ऐसी है ये। तो ठीक है जी, पहली बात तो देख लीजिए अब आप, लग्न में ही जो वाणी से संबंधित भाव थे, राशियां थी काल पुरुष की कुंडली में, वो लग्न में आ गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे भाव में कौन सी राशि है, तीसरी। उसका स्वामी कौन है, बुध। वो 8वें में बैठ के देख रहा है दूसरे भाव को। तीसरे भाव में कौन सी राशि है, कर्क। उसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। वो 8वें में बैठ के देख रहा है दूसरे को। ठीक, फिर आ जाइए भावात भावम न्याय लगा लो, मतलब दूसरे से दूसरा यानी तीसरा भाव। तीसरे भाव में कौन सी राशि, 2, 3, 4, वही चौथी राशि चंद्रमा, वहाँ का स्वामी। वो फिर वही अष्टम में बैठ के दूसरे को देख रहा है। और तीसरे से तीसरा 5वां भाव। ठीक है, 5वें भाव में कौन सी राशि है, अगर लगन 2 है, 2, 3, 4, 5, 6, छठी राशि है वहाँ। छठी राशि का स्वामी कौन है, बुध। वो फिर अष्टम में बैठ के दूसरे को देख रहा है। आप देखो सबका ही रिलेशन वाणी से बन रहा है। और उनके साथ तृतीयेश बैठा है जो कंठ का स्वामी है यहाँ पर इस कुंडली में। और कारक कौन है, बुध। और वाणी का कारक कौन है, बुध। बुध तो वहाँ अष्टम में विराजमान है ही, द्वितीयेश होके फिर देख रहा है। और इसके साथ सारे ग्रह इन्फ्लुएंस में हैं बुध के। और बातें मैं बताता हूँ अब आपको इसमें, और गहरी बातें ज़रा। अब डिग्री वाइज चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर जो वाणी का कारक भी है, द्वितीय भाव का स्वामी भी है, ठीक है, वो अष्टम में जो बैठा है उसके अंश, उसकी डिग्री है 13 डिग्री 30 मिनट। उसके सबसे नज़दीक कौन है, मंगल, 8 डिग्री 9 मिनट का। तो मंगल क्या है, तर्क। तार्किक रूप से उन्होंने सबकी बख्शिया उधेड़ी, चाहे कोई संप्रदाय था, चाहे कोई धर्म था, चाहे कोई धर्म गुरु था, चाहे पॉलिटिक्स से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित किसी भी तरह से रूढ़ियाँ हो, स्त्री की स्थिति हो, सेक्स से रिलेटेड वर्जनाएँ हो, हर एक की काट छाँट की उन्होंने। मंगल क्या है, मंगल काटता है, मंगल कैची है, तर्क है, लॉजिक है। तो लॉजिकली उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और आप देखो यहाँ मंगल अष्टम में बैठ के गुरु को देख रहा है 8वीं दृष्टि से। गुरु जो कि अष्टमेश भी है, अष्टम यानी वर्जनाओं को तोड़ने वाला, कोई जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ पे टिका ही नहीं रहता। चेंज, बदलाव, डेथ, ये मतलब है अष्टम का। और यही मंगल चला जाता है भाव कुंडली में सप्तम में फिर जाके वो क्या लगन को भी देख रहा है, दूसरे भाव को भी देख रहा है। तो मंगल का इतना गहरा रोल है, मंगल सब ग्रहों को प्रभावित कर रहा है यहाँ पर। मतलब आप देखो मंगल गुरु को भी देख रहा है और मंगल की राशि में सूर्य बैठा है। तो राहु केतु को छोड़ के ये समझ लीजिए आप, मंगल का हर एक पर प्रभाव है। फिर अगर हम यहाँ ले बुध से, जो कारक है बुध, उससे दूसरा और तीसरा भाव, भावात भावम या कारकात न्याय कह लो, यहाँ पर कारक है वाणी का बुध। बुध तो मंगल के साथ बैठे ही है। बुध से दूसरा भाव और तीसरा भाव, उनका स्वामी कौन है, शनि फिर इनके साथ बैठा है, बुध के साथ ही। और देखते हैं हम, देखो बुध की डिग्री जो है उसके नज़दीक मंगल तो हो ही गया। फिर आप देखो शुक्र है,
19 डिग्री का मतलब बुध से केवल 6 डिग्री दूर है। तो शुक्र का बहुत गहरा प्रभाव है। बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत लच्छेदार भाषा, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया, बहुत शुद्ध भाषा का प्रयोग किया, बहुत अट्रैक्टिव भाषा का प्रयोग किया। बस वो श को स बोलते थे, श नहीं बोल पाते थे। फिर आइए चंद्रमा 22 डिग्री बुध से थोड़ा दूर है, लेकिन चंद्रमा क्या है? काव्य, कविता, इमोशंस, भावनाएं। आप देखो उनकी कविताएं भरी पड़ी हैं उनकी वाणी में, उनके उपदेशों में। फिर अब शनि पे ध्यान दो जरा। बुध से शनि 15 डिग्री से ज़्यादा दूर है, 15 डिग्री 3 कला। तो 15 डिग्री से जब ज़्यादा दूर हो जाए ना कोई ग्रह, उसका ना के बराबर प्रभाव है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहने को शनि साथ में बैठा है बुध के, लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर है। अष्टम भाव की मैंने पिछली वीडियो में बात की थी बहुत डिटेल में। अष्टम भाव मृत्यु का है और यहाँ बहुत गहरा रिलेशन है, हर एक ग्रह का रिलेशन है यहाँ पर मृत्यु से। रहस्य का भाव है, रिसर्च का भाव है। अगर शुभ फल देने वाला है तो उन्होंने हर चीज़ पर रिसर्च की हुई थी, एक शब्द तक पर, जो कि फिलॉसफी में होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? पहली बात तो लग्न राशि अंत में है, 29 अंश 55 कला, तो हर एक भाव में 2-2 राशि का प्रभाव हो गया। फिर आइए ज़्यादातर ग्रहों के जो अंश हैं ना, डिग्री, वो बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो लग्न 29-55, गुरु 29-44, ठीक है। फिर सूर्य देखो आप 25-39, शनि 28-33, चंद्रमा 22-38, शुक्र 19-17। केवल कम किसके हैं? 15 से कम किसके हैं? बुध और मंगल और राहु केतु। आप देख लो, जब ग्रहों के अंश ज़्यादा हों तो ये समझ लीजिए आदमी बहुत मैच्योर है, बहुत प्रज्ञावान है, बहुत विजडम वाला है। वो अपनी अंतिम यात्रा मतलब निर्वाण की तरफ चल रहा है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था आपको, मान लो अब बुध चंद्रमा का सम्मिलित प्रभाव है दूसरे भाव पे, तो आदमी जोक सुनाएगा। बुध शुक्र का सम्मिलित प्रभाव है तो कविता सुनाता है, काव्यात्मक भाषा होती है। मंगल शुक्र का है तो सेक्सुअल बातें होती हैं। शनि है तो बहुत सीरियसनेस होती है। गुरु है तो प्रज्ञा, विजडम, बहुत गहन दर्शन। गुरु यहाँ का स्वामी है इस भाव का, उसने एक्सचेंज किया हुआ चंद्रमा के साथ और वो चंद्रमा देख रहा है दूसरे भाव को, तो गुरु का प्रभाव दूसरे भाव पर जाएगा। उनकी वाणी में गुरु का प्रभाव रहेगा बहुत गहरा। फिर आप आइए देखिए, इसमें नवम भाव पर सम्मिलित प्रभाव नहीं है शनि और गुरु का। गुरु का तो है नवम भाव पर, शनि वहाँ का स्वामी होकर अपने से 12वें में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जुडिशियस नहीं होता, मतलब वो पार्शियल हो सकता है, एकदम सही जरूरी नहीं है वो कहे, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा बातों को, और उनकी वाणी में वो झलकता भी है। वो जिस भी बात पर बोल रहे होते थे, चाहे वो कोई दर्शन हो, कोई धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, और वो डिसाइड कर लेते थे पहले कि इसका मंडन करना है या खंडन करना है, बस उस हिसाब से अपने तर्कों का प्रयोग करते थे। तो वो जुडिशियस व्यू नहीं है कोई, वो यहाँ दिख रहा है आपको। कबीर का एक दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला हाथ में फेरे, जीभ मुंह में। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। मन 10 दिशाओं में घूम रहा है और ये स्मरण नहीं है कोई। माला तो कर में फिरे यानी शारीरिक कर्म, जीव फिरे मुख माही वाचिक कर्म। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, मानसिक कर्म। इन तीनों में तारतम्य होना चाहिए, तब रियल सेंस में वो भगवत स्मरण होगा। या कोई भी काम परफेक्टली करना है, ढंग से करना है, होल हार्टेडली करना है, तो इन तीनों में बैलेंस बनना चाहिए, तारतम्य बनना चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए। द्वितीय भाव से हम वाचिक कर्म देखते हैं। द्वितीयश कौन है यहाँ पे? बुध। वो कहाँ चला गया? अष्टम में, दूसरे भाव को देख रहा है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। पंचम भाव से मानसिक कर्म देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी कौन है? यहाँ छठी राशि पड़ रही है, बुध। वो कहाँ चला गया? 8वें में, फिर दूसरे को देख रहा है वो।
और दशम भाव जहाँ से शारीरिक कर्म देखते हैं उसका स्वामी कौन है? शनि। वो कहाँ चला गया? 8वें भाव में दूसरे को देख रहा है। देख रहे हो आप? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों का इकट्ठा सुमेल कहाँ हो गया? अष्टम भाव में। रहस्य का है, रिसर्च का है, बदलाव का है। और कहाँ जा रहा है प्रभाव? दूसरे पर। मतलब उनका शरीर, मन, वाणी, सब वाणी में उनकी समाहित हो गई सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी। जो एक कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट यू कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो ऊर्जा जो है उसके रूप बदल सकते हैं आप, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, उसको उत्पादित भी नहीं कर सकते आप। तो क्या यहाँ पर शारीरिक भी, मानसिक भी, वो भी वाचिक में कन्वर्ट हो गई उनकी। और इस कारण, क्योंकि शरीर से उन्होंने ज़्यादा काम लिया नहीं, बहुत सारी बीमारियां भी हो गई थी उनको, उनकी चर्चा बाद में कभी करेंगे हम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भाव जो हमने दूसरा तीसरा भाव, फिर उन भावों से आगे भावात भाव न्याय के अनुसार ग्रह इन भावों से संबंधित, ठीक है ना, राशियाँ, सब पर इतना गहरा प्रभाव है द्वितीय का। मतलब उन सब के स्वामी मिलजुल के जाके दूसरे भाव को देख रहे हैं। फिर आइए मैं इसमें और लिंक करता हूँ, उनकी वाणी कैसी थी, कैसे देखेंगे। हमारे यहाँ जब आप हिंदी या संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, भास, कालिदास के नाटक, महाकाव्य, ठीक है, हिंदी साहित्य में भी नव रस हैं। जिस तरह कहते हैं रामचरितमानस क्या शांत रस या निर्वेद रस प्रधान है, ठीक है। लेकिन उसमें लक्ष्मण का परशुराम से संवाद है जो रौद्र रस प्रधान है, इस तरह से। तो आप ये समझिए, सूर्य से हम देखते हैं वीर रस, सूर्य से वीर रस देखते हैं, और सूर्य का यहाँ रिलेशन डायरेक्ट दूसरे भाव से नहीं आ रहा। सूर्य अष्टम में बैठा है, 8वीं दृष्टि से देख नहीं सकता, तो वो वाली वीर रस वाली बात उनकी भाषा में, उनके उपदेशों में बहुत कम झलकती है। अब देखो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, आदमी किस प्रकार का बोलेगा। सूर्य का प्रभाव होना चाहिए दूसरे भाव पर, वीर रस प्रधान बातें करनी है तो। अब आइए चंद्रमा, चंद्रमा का है करुण रस, चंद्रमा का सीधा संबंध करुण रस से है, और चंद्रमा देख रहा है दूसरे भाव को, द्वितीय के साथ बैठा है, कारक है जो बुध वाणी का उसके साथ बैठा है, तो करुण रस वाणी में आएगा। चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल है रौद्र रस, गुस्सा, उन्होंने गुस्सा वाणी से प्रकट किया, आंखों से प्रकट नहीं हुआ, वाणी से उन्होंने हर एक की धज्जियाँ उड़ाई, खूब फजीयत की लोगों की, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। भगवान हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, राष्ट्रपति हो या शंकराचार्य हो, हर एक को क्रिटिसाइज किया। ये सब ग्रह, और देखो आप कहाँ बैठे हैं, धनु राशि में। धनु राशि क्या है? धनुष बाण चढ़ाए हुए आदमी है, पीछे घोड़े का हिस्सा, मतलब दौड़ने में भी तैयार और हर वक्त लड़ने को तैयार, वाणी से लड़े वो। तो ये सब प्रभाव आ रहा है, हर वक्त तैयार थे, हर एक की उन्होंने खिंचाई की। मंगल के बाद बुध, बुध है हास्य का कारक, खूब जोक सुनाए उन्होंने, हंसता मुस्कुराता चेहरा है उनका, ये तो मानने वाली बात है। बृहस्पति क्या है? प्रज्ञा, विजडम, बहुत गहन दर्शन, उन्होंने अपना दर्शन डेवलप किया, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी आदमी की, वो मेडिटेशन में जा ही नहीं सकता। उनकी प्रिय पुस्तकों में एक है सिद्धार्थ, उसमें इसी तरह की कहानी है। गुरु यहाँ नवमेश है, गुरु यहाँ 9वीं राशि यानी अष्टम भाव का स्वामी होके एक्सचेंज कर रहा है चंद्रमा के साथ में, और चंद्रमा दूसरे भाव को देख रहा है। इस तरह से गुरु का प्रभाव जा रहा है वहाँ पर, और गुरु कंठ में विराजमान है, उच्च का गुरु, ये भी समझ लीजिए आप। इस कुंडली में गुरु कंठ में, चौथी राशि है वहाँ पर, उसमें उच्च का है। गुरु शांत रस या निर्वेद रस को द्योतित करता है, उसका कारक है। तो उन्होंने बिल्कुल शांत होके बातें कही, गुस्से में भी शांत रहे, कटाक्ष किए, लेकिन बाहर गुस्सा वाणी में नहीं झलका, आंखें लाल नहीं हुई। गुरु के बाद ये शुक्र, शुक्र का रस क्या है? श्रृंगार, जिसे रस राज कहा गया है, सौंदर्य,
उससे भरपूर, और उनकी वाणी है ही, आप बिल्कुल सुन सकते हो, देख सकते हो। शनि का रस है भयानक, डरावना। तो शनि आप देख रहे हो बुध से काफ़ी दूर है। शनि देख तो रहा है दूसरे भाव को, उनकी आंखों में मैस्मराइजिंग इफेक्ट है, लेकिन वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी के कारक से वो 15 डिग्री से ज़्यादा दूर हो गया, तो इसलिए शनि का इफेक्ट नहीं आया नेगेटिव। फिर आइए राहु। राहु है बेसिकली विभत्स। राहु से संबंधित रस है विभत्स। विभत्स मतलब जो घृणा पैदा करे, कि कटे फटे शरीर पड़े हैं और कुत्ते नोच रहे हैं उनको, ऐसा। अब देखो राहु यहाँ 11वें में बैठा है, तो उसका कोई असर है ही नहीं दूसरे भाव पर, द्वितीयेश पर, बुध पर कोई इफेक्ट नहीं है। और फिर केतु। केतु क्या है, और फिर केतु है आश्चर्य, इंद्रजाल के दृश्य, इस टाइप से। केतु का भी कोई इफेक्ट नहीं है ऐसे, बस केतु बैठा है छठी राशि में, बुध की राशि में। बुध द्वितीयेश भी है और दूसरे भाव को देख रहा है बुध, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो हिप्नोटिक इफेक्ट था उनकी आँखों में, जो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते थे, बांध लेते थे, वो इनडायरेक्टली जा रहा है। केतु का सीधा रिलेशन जादू से है। तो अब देखो मैंने यहाँ कोरिलेट कर दिया नवरसों को भी ग्रहों से और आपकी वाणी से। आपकी वाणी किस प्रकार की होगी, तो अब मैं आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको केवल लग्न कुंडली पर नहीं, भाव कुंडली में भी देखिए। जब भाव कुंडली में भी इफेक्ट आ रहा हो, ये सारे क्राइटेरिया अप्लाई करो, काल पुरुष की कुंडली और अपनी खुद की कुंडली, ठीक है ना। यहाँ पे हमने दोनों ले लिए हैं, दूसरे भाव का स्वामी बुध, तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा, और 5वें का फिर से बुध। सबका इफेक्ट दूसरे पर जा रहा है, बोलना ही था। ही वॉज डेस्टाइंड टू स्पीक, आप ये कह सकते हो, उनकी डेस्टिनी थी। उन्होंने 600-700 किताबें बोल बोल के लिखी गई, वे सारी की सारी, हाथ से नहीं लिखी कोई भी उन्होंने। तो इसी तरह की और कोई कुंडली है आप मुझे बता सकते हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं आगे। तो ओशो की कुंडली से ही और बहुत सारी बातें खासम खास है जो उनके बारे में। एग्जाम्पल ये लेंगे, लेकिन कुंडली कैसे एनालाइज करनी है, किसी के बारे में प्रेडिक्शन कैसे करना है, वो सिखाते रहेंगे हम आपको। और हम टाइम टू टाइम बहुत से कोर्सेज कर रहे हैं वास्तु पर, ज्योतिष पर, ज्योतिष में रेमेडीज़ हैं, उपाय उन पर, और कई सारे सब्जेक्ट हैं। लाल किताब पर भी आगे करेंगे। तो अभी हम रेमेडीज़ पर कोर्स कर रहे हैं 17 सितंबर से। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप हमें दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।